आज की जो हमारी चर्चा है वो मध्य प्रदेश की एसआई परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं सिलेबस में कुछ नए विषय जुड़े हैं, है ना? और नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स उनमें से एक है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि एक ही क्लास में हम पूरे सिविक्स को अच्छी तरह से समझ लें। इसके लिए हमने पूरे विषय को मतलब 5 यूनिट्स में बांटा है। तो चलिए आज पहली यूनिट से शुरू करते हैं। इसमें 2 अध्याय हैं, नागरिक शास्त्र का एक परिचय और अधिकार कर्तव्य की अवधारणा। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो यही आता है कि आखिर ये नागरिक शास्त्र है क्या? ज्यादातर लोग इसे राजनीति या प्रशासन का ही दूसरा नाम समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। इसे समझने का एक एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या? आप इसे एक जलते हुए दिए की तरह देखिए। अच्छा। नागरिक शास्त्र वो दीप है जो प्रशासनिक शक्ति को संविधान की रोशनी में सही दिशा दिखाता है। ये सिर्फ कानून या शासन को रटना नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और राज्य, इन तीनों के बीच के संतुलन को समझने का विज्ञान है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ हर 5 साल में वोट देने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है ना? बिल्कुल। जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो एक तरह से समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। एकदम। और इसीलिए पुलिस सेवा के संदर्भ में इसका महत्व आप कह सकते हैं 1000 गुना बढ़ जाता है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये समझना कि उसकी शक्ति संविधान से आती है और वो शक्ति जनता की सेवा के लिए है, ये सबसे जरूरी सबक है। नागरिक शास्त्र का ज्ञान उन्हें शक्ति के दुरुपयोग से बचाता है और जनता के प्रति मतलब। अच्छा, यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है जो मुझे लगता है परीक्षा में भी आ सकता है। जी। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? सुनने में तो बिल्कुल जुड़वा भाई लगते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, और इसको याद रखने की बड़ी मजेदार ट्रिक है हमारे पास। बताइए। बस 2 अक्षर याद रखने हैं। सिविक्स का सी, सिटीजन के लिए, बिल्कुल, सिटीजन यानी नागरिक, और पॉलिटी का पी होगा फिर शासन। एकदम सही, पावर यानी शासन। देखिए, नागरिक शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है, जो हीरो है, वो नागरिक है। इसका मकसद एक जागरूक, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक तैयार करना है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे मतदान का महत्व समझना। जी। और वहीं राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु राज्य है और उसकी संस्थाएं, जैसे संसद, प्रधानमंत्री की शक्तियां, ये सब। बिल्कुल। तो वो सैद्धांतिक है। तो अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटी देश का हार्डवेयर है? हार्डवेयर कैसे? मतलब जैसे संसद, अदालतें, कानून की किताबें, ये सब हार्डवेयर हो गए। और सिविक्स उस देश का सॉफ्टवेयर है, यानी वो मूल्य और व्यवहार जो उस हार्डवेयर को असल में काम करने लायक बनाते हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही बात है। आप दुनिया का सबसे अच्छा संविधान यानी पॉलिटी बना लीजिए, लेकिन अगर नागरिक यानी सिविक्स अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, तो वो बेहतरीन संविधान भी सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, एक नागरिक के व्यवहार से जुड़ा है, दूसरा शासन की संरचना से। तो अगर सिविक्स नागरिक पर इतना फोकस करता है तो ये नागरिक का आइडिया आया कहां से? चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये जो नागरिक होने का विचार है ना, ये नया नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनान और रोम में है। अच्छा। सिविक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। सिविटास जिसका मतलब था नगर राज्य, और सिविस जिसका मतलब था उस नगर राज्य का सदस्य या नागरिक। और ऐसा ही यूनान में था, जहां पॉलिटिक्स शब्द पोलिस से आया, उसका मतलब भी नगर राज्य ही था। और यहीं पर अरस्तु की वो बहुत मशहूर बात याद आती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी, ये लाइन हम सबने सुनी है। हाँ, स्कूल से सुनते आ रहे। पर इसका मतलब बहुत गहरा है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समाज के बिना रह सकता है वो या तो जंगली जानवर है या फिर देवता है, इंसान नहीं हो सकता। हमारा पूरा अस्तित्व समाज से ही जुड़ा है। और अलग अलग विचारकों ने नागरिक शास्त्र को अपनी अपनी तरह से देखा होगा, है ना? कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं जो हमें इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करें? हाँ, कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे अरस्तु ने इसे कहा था सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन। मतलब एक अच्छी और खुशहाल सोसाइटी बनाने की गाइड। बिल्कुल। फिर डॉक्टर E.M. वाइट आए, उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा, एक व्यापक दृष्टिकोण दिया।
उन्होंने कहा कि ये नागरिक के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन है, अच्छा। और वो भी सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और एक परिभाषा प्रोफेसर पुंतम बेकर की भी है, जो काफी काव्यात्मक सी लगती है। हाँ, मुझे वो परिभाषा सबसे अच्छी लगती है। प्रो पुंताम्बेकर ने इसे कहा नागरिकता का विज्ञान और दर्शन। विज्ञान और दर्शन। जी, इसमें दो बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। विज्ञान मतलब इसमें तथ्य हैं, नियम हैं, और दर्शन मतलब इसमें मूल्य हैं, आदर्श हैं और क्यों का जवाब है। चलिए अब इसे और व्यवहारिक बनाते हैं। आज के संदर्भ में एक नागरिक कौन होता है, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ नागरिकता का प्रमाण क्या है? सरल शब्दों में कहें तो नागरिक वो व्यक्ति है जिसे राज्य कानूनी तौर पर मान्यता देता है और जिसे उस राज्य में कुछ अधिकार और कर्तव्य मिले होते हैं। अरस्तू ने तो कहा था कि नागरिक वो है जो शासन और न्याय के कामों में हिस्सा लेता है, लेकिन आज के लोकतंत्र में ये परिभाषा बहुत बहुत व्यापक हो गई है। जहां तक भारत में नागरिकता के प्रमाण की बात है तो इसमें मुख्य तौर पर 3 दस्तावेज हैं। 3 हैं। हाँ। पहला तो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। ये तो सबसे बेसिक प्रमाण है। दूसरा है भारतीय पासपोर्ट। अच्छा, पासपोर्ट, ये तो विदेश जाने पर सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल, ये आपकी राष्ट्रीयता का निर्णायक प्रमाण है। और तीसरा है नागरिकता प्रमाण पत्र। ये उन लोगों को मिलता है जो जन्म से भारत के नागरिक नहीं है पर बाद में रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं से नागरिक बनते हैं। ठीक है, और अब आते हैं इस यूनिट के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो नागरिक शास्त्र की आत्मा है, अधिकार और कर्तव्य। जी, इन्हें अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में तो इनके बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये जो खींचतान है ना, यही तो लोकतंत्र का ड्रामा है, उसकी खूबसूरती है। और वो सिक्के वाला उदाहरण, वो तो एकदम फिट बैठता है यहाँ। बिल्कुल। सोचिए, क्या कोई ऐसा सिक्का हो सकता है जिसका एक ही साइड हो? नहीं ना। नहीं, नामुमकिन है। अधिकार और कर्तव्य बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अधिकार क्या है? ये राज्य की तरफ से दिए गए कोई तोहफे नहीं है। ये किसी भी इंसान के सम्मानजनक जीवन और विकास के लिए जरूरी शर्तें हैं। ये हमें अन्याय से बचाते हैं। बिल्कुल, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अधिकार राज्य की शक्ति पर एक लगाम लगाते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये अधिकार असीमित है? बेहतरीन सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू यानी कर्तव्य सामने आता है। मिसाल के तौर पर, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, या देश के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। सही कहा। आपका अधिकार वहीं खत्म होता है जहां से किसी दूसरे के अधिकार या देश की सुरक्षा शुरू होती है। और कर्तव्य है, लोग अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर कर्तव्यों को अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल, कर्तव्य हमारी नैतिक, कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। अधिकार वो हैं जो हम समाज से मांगते हैं और कर्तव्य वो हैं जो हम समाज को वापस देते हैं। जैसे संविधान का पालन करना, टैक्स देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना। अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो सरकार सड़कें, स्कूल, अस्पताल कैसे बनाएगी? सही बात है। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का ढांचा ढह जाएगा। ये जो आधुनिक विचार है कि एक आम इंसान राजा की प्रजा नहीं बल्कि अधिकारों वाला एक नागरिक है, ये विचार दुनिया में क्रांति की तरह कैसे फैला? हाँ, इसकी जो आधुनिक शुरुआत है वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति से? जी, उसके वो 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बिल्कुल, इन नारों ने दुनिया को हिला दिया था। पहली बार आम लोगों को ये एहसास हुआ कि वे किसी राजा या रानी की संपत्ति नहीं बल्कि देश के मालिक है, नागरिक हैं। बिल्कुल। और इस क्षेत्र के वो कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनके नाम हमें परीक्षा के लिए जरूर याद रखने चाहिए? 2 नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा। इन्हें नागरिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ राजनेता नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक, आविष्कारक, समाज सेवक, सब कुछ थे। उन्होंने अमेरिका में पहली पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की। उनके लिए नागरिकता का मतलब था अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करना। और भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में ये सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। बिल्कुल, उन्हें भारत में नागरिक शास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए, भारत की चुनौती सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था, बल्कि हजारों साल पुरानी सामाजिक असमानता को भी खत्म करना था। सही। डॉक्टर अंबेडकर का कमाल ये था
कि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सिर्फ शासन का नियम पत्र नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों तक ना रहें, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचे। बहुत खूब। अब परीक्षा के नजरिए से कुछ फटाफट तथ्य देख लेते हैं, कुछ खास किताबें और तारीखें। जरूर, ये अक्सर सीधे सवाल बन जाते हैं। हाँ, तो किताबों में सबसे पहले तो प्लेटो की द रिपब्लिक का नाम आता है। क्लासिक है ये तो। बिल्कुल, कि एक आदर्श राज्य कैसा हो। फिर उनके ही शिष्य थे अरस्तु, जिनकी किताब द पॉलिटिक्स। जी, और आधुनिक समय में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये तो पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये कहती है कि असली विकास जीडीपी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी देने में है। और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? 4 तारीखें खास तौर पर याद रखें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, बिल्कुल हमारे संविधान का जन्मदिन, और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। चलिए, ये बहुत जानकारी हो गई। अब इस पूरी यूनिट का एक तेज रिवीजन करते हैं ताकि सारे मुख्य बिंदु दिमाग में बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल, तो संक्षेप में देखते हैं हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले नागरिक शास्त्र। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच के संतुलन का विज्ञान है। एकदम। फिर सिविक्स वर्सेस पॉलिटी। सी फॉर सिटीजन, पी फॉर पावर। ये तो अब भूलेगा नहीं। सही है। इसकी उत्पत्ति जड़े प्राचीन यूनान में, लेकिन आधुनिक रूप फ्रांस की क्रांति से। बिल्कुल, जिसने प्रजा को नागरिक बनाया। और जनक विश्व में बेंजामिन फ्रैंकलिन और भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत बढ़िया। और नागरिक कौन है? वो व्यक्ति जिसे राज्य से मान्यता, अधिकार और कर्तव्य मिले हों। और अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शानदार। और अंत में हमने कुछ खास किताबों जैसे द रिपब्लिक और दिवस जैसे संविधान दिवस यानी 26 नवंबर पर चर्चा की। तो ये थी हमारी पहली यूनिट की पूरी चर्चा। इस यूनिट में इतना ही। आगे की चर्चा अगली यूनिट में करेंगे। अब शुरू करते हैं यूनिट 2, जिसमें अध्याय 3 और 4 शामिल हैं। आज हम राज्य यानी स्टेट के अवधारणा की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर जगह सुनते हैं, समाचारों में, किताबों में, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नक्शे पर खींची हुई लकीर है या उससे कहीं ज्यादा? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं कि राज्य क्या है, वही तय करता है कि हम उससे क्या उम्मीद करते हैं। क्या वो हमारा रक्षक है? क्या एक जरूरी बुराई है, या कुछ और? बिल्कुल। हमारे पास यूनिट 2 के अध्याय 3 और 4 के नोट्स हैं जो इन्हीं सवालों से जूझते हैं। तो हमारा मिशन है इन नोट्स से सबसे जरूरी विचारों को निकालना, उन्हें कहानियों और आसान तरीकों से समझना, ताकि ये सब दिमाग में बैठ जाए। तो हमारा सफर शुरू होगा राज्य की परिभाषा से। हम देखेंगे कि अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे देखा। फिर हम इसके जरूरी हिस्सों यानी तत्वों को समझेंगे, प्राचीन भारतीय नजरिए से भी और आधुनिक नजरिए से भी। और अंत में हम सबसे रोमांचक हिस्से पर आएंगे, राजा आखिर बना कैसे, इसकी उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां क्या हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द राज्य या स्टेट, इसकी अपनी कहानी क्या है? ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं प्राचीन यूनान। वहां छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जिन्हें पोलिस कहा जाता था। पोलिस? अच्छा, और इसी पोलिस से पॉलिटिक्स बना है ना? बिल्कुल। और इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले महान विचारक अरस्तु ने किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जिस स्टेट शब्द का हम आज इस्तेमाल करते हैं, उस आधुनिक अर्थ में इसका सबसे पहला प्रयोग 15वीं सदी में इटली के विचारक मैकियावेली ने किया था। किस किताब में? उनकी मशहूर किताब द प्रिंस में। अच्छा, तो अरस्तु ने राजनीति की नींव रखी, पर मैकियावेली ने स्टेट को उसका आधुनिक नाम दिया। चलिए अब परिभाषाओं पर आते हैं। नोट्स देखकर लगता है कि इस एक शब्द को लेकर विचारकों में कोई आम सहमति तो है नहीं। सबने इसे अपने अपने चश्मे से देखा है। बिल्कुल, और यही इसे दिलचस्प बनाता है। चलिए 3 प्रमुख उदाहरण लेते हैं जो 3 अलग अलग दुनिया दिखाते हैं। सबसे पहले अरस्तु। वो कहते हैं राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य एक आत्मनिर्भर और अच्छा जीवन जीना है।
मतलब उनके लिए राज्य का मकसद सकारात्मक है, लोगों की भलाई करना। हाँ, एक अच्छी चीज जो समाज को बेहतर बनाने के लिए है। काफी आशावादी नजरिया है। अब इस विचार को एक और स्तर ऊपर ले जाते हैं जर्मन विचारक हीगल के साथ। उनके लिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। सोचिए इस लाइन का वजन। ईश्वर का अवतरण, वाओ! इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य कोई इंसानी संस्था नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है, एक पवित्र चीज। सही पकड़े आपने। हीगल के विचार में राज्य सर्वोच्च है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कार्ल मार्क्स आते हैं और इस पूरी तस्वीर को पलट देते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राज्य और कुछ नहीं, बस एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। क्या बात है! कहाँ हीगल का ईश्वर का रूप और कहाँ मार्क्स की शोषण की मशीन। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और यही तीन परिभाषाएं हमें राज्य पर होने वाली पूरी बहस का सार देती हैं। अब सवाल उठता है कि ये चीज चाहे अच्छी हो या बुरी, बनती किन चीजों से है? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? हाँ, चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। नोट्स में पहले प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण का जिक्र है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग? हाँ, सप्तांग मतलब 7 अंग। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। कौटिल्य ने राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर के रूप में की। अगर हम राज्य को एक इंसान मान लें तो उसके 7 अंग समझना बहुत आसान हो जाता है। एक शरीर। ठीक है, ये दिलचस्प लग रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा सिर। बिल्कुल। तो पहला अंग है स्वामी यानी राजा। वो राज्य का सिर है जो सोचता है, निर्देश देता है। सिर के बाद क्या आता है? आंखें, जो देखती हैं और रास्ता दिखाती हैं। तो दूसरे अंग हुए अमात्य यानी मंत्री। वे राजा की आंखें हैं। एकदम सही। सिर और आंखें हो गई। अब शरीर खड़ा किस पर होता है? पैरों पे। जांघों पर, पैरों पर। तो तीसरा अंग है जनपद, जिसमें जमीन और लोग दोनों शामिल हैं। ये शरीर की जांघें और पैर हैं जो पूरे शरीर का भार उठाते हैं। फिर शरीर की रक्षा कौन करता है? हमारी बाहें। तो चौथा अंग है दुर्ग यानी किला। ये राज्य की बाहें हैं जो सुरक्षा करती हैं। ये तो सच में काम कर रहा है। सिर, आंखें, पैर, बाहें। अब शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए जो मुंह से मिलती है। और इसीलिए पांचवां अंग है कोश यानी खजाना। ये राज्य का मुंह है जिससे पूरे तंत्र का पोषण होता है। छठा अंग थोड़ा गहरा है, वो है दंड यानी सेना और कानून व्यवस्था। कौटिल्य इसे राज्य का मस्तिष्क मानते हैं, जो शरीर में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखता है। मस्तिष्क, ठीक है। और सातवां और आखिरी अंग है मित्र यानी सहयोगी। ये राज्य के कान हैं। जैसे कान हमें बाहरी दुनिया की आवाजें सुनाते हैं, वैसे ही मित्र हमें बताते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो सिर यानी राजा, आंखें यानी मंत्री, पैर यानी जनपद, बाहें यानी किला, मुंह यानी खजाना, मस्तिष्क यानी सेना और कान यानी मित्र। इन 7 अंगों से बनता है कौटिल्य का राज्य रूपी शरीर। ये ट्रिक तो बेहतरीन है। इस तरह से तो ये 7 अंग हमेशा याद रहेंगे। अब अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण पर आएं तो वो इसे कैसे देखता है? आधुनिक दृष्टिकोण ज्यादा तकनीकी है। गार्नर के अनुसार सिर्फ 4 तत्व हैं। सिर्फ 4? यस। ये तो काफी सरल लगता है। वे कौन कौन से हैं? पहला है जनसंख्या। लोग तो चाहिए ही। वैसे प्लेटो ने तो अपनी किताब में एक आदर्श राज्य के लिए 5040 की सटीक संख्या भी बताई थी। सिर्फ 5040? आज के हिसाब से तो ये एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी होगी शायद। दूसरा तत्व है निश्चित भूभाग, एक तय जमीन का टुकड़ा। यही वजह है कि घुमक्कड़ कबीलों को राज्य नहीं माना जाता। सही बात है, क्योंकि उनका कोई स्थायी पता नहीं होता। तीसरा है सरकार। ये राज्य का वो औजार है जो उसकी इच्छा को लागू करता है। नियम बनाना, उन्हें लागू करना, न्याय करना, ये सब सरकार का काम है। लोग, जमीन और सरकार, ये तो सीधा साधा लगता है। लेकिन चौथा तत्व संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी, ये हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे राज्य की आत्मा क्यों कहते हैं? इसे आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना बाकी तीनों तत्व बेजान हैं। संप्रभुता के 2 पहलू हैं। पहला आंतरिक, मतलब देश के अंदर राज्य से ऊपर कोई नहीं है, उसके कानून सबको मान्य होंगे। दूसरा बाहरी, मतलब देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। क्या इसे समझने के लिए कोई ठोस उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण है 15 अगस्त 1947 से पहले का भारत। चलिए इन 4 तत्वों की कसौटी पर उसे कसते हैं।
क्या भारत के पास जनसंख्या थी? हाँ, करोड़ों में। निश्चित भूभाग था? बिल्कुल था। सरकार थी? हाँ, वाइसराय की सरकार थी जो काम कर रही थी। लेकिन हाँ। क्या भारत के पास संप्रभुता थी? नहीं, क्योंकि अंतिम फैसले तो लंदन में ब्रिटिश संसद ले रही थी। एकदम सही। वो एक चीज, संप्रभुता, गायब थी। और उसी एक चीज के न होने की वजह से राजनीति विज्ञान की भाषा में 1947 से पहले का भारत एक राज्य नहीं था, वो एक उपनिवेश था। जिस पल हमें संप्रभुता मिली, उसी पल भारत एक राज्य बन गया। ये उदाहरण तो शीशे की तरह साफ कर देता है। तो हमने राज्य की बनावट तो समझ ली, लेकिन ये शरीर अस्तित्व में आया कैसे? क्या ये हमेशा से था या इसे किसी ने बनाया? इस पर तो सदियों से बहस चल रही है। और यहीं से असली कहानियां शुरू होती हैं। हर सिद्धांत एक अलग कहानी सुनाता है। सबसे पहली और सीधी कहानी है शक्ति के सिद्धांत की। इसका मूल मंत्र है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। हाँ, ये कहता है कि किसी ताकतवर कबीले के सरदार ने या योद्धा ने अपनी शक्ति के बल पर कमजोर लोगों को जीता और उन पर राज करना शुरू कर दिया। बस बन गया राज्य। ये तो बहुत क्रूर और सीधी सी बात लगती है। इसके बाद परिवार पर आधारित सिद्धांत आते हैं ना? ऐसा लगता है कि कुछ विचारक राज्य को परिवार का ही एक बड़ा रूप मानते थे। जी हाँ, और इसमें भी दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जिसके मुख्य समर्थक सर हेनरी मेन हैं। वे कहते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था। फिर कई परिवार मिलकर गोत्र बने, फिर कबीला और अंत में राज्य। और सत्ता हमेशा पुरुष के हाथ में रही। उनके अनुसार हाँ। लेकिन इसका एक विरोधी सिद्धांत भी है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मैक्लेनन और मॉर्गन जैसे विचारक कहते हैं कि नहीं, शुरुआती समाज ऐसा नहीं था। उनके अनुसार परिवार का केंद्र मां होती थी और वंश उसी के नाम से चलता था। तो एक कहानी कहती है कि राज्य की जड़ें परिवार में हैं, लेकिन एक और बहुत शक्तिशाली विचार था जो सीधे ईश्वर से शक्ति लेता था। हाँ, और वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये कहता है कि राज्य इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है, इसे तो खुद ईश्वर ने बनाया है। और राजा कोई आम आदमी नहीं, वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा की आज्ञा मानना ईश्वर की आज्ञा मानने जैसा है, और राजा अपनी जनता के प्रति नहीं, सिर्फ ईश्वर के प्रति जवाबदेह है। ये तो राजा को असीमित शक्ति दे देता है। बिल्कुल। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने तो कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती प्रतिमाएं हैं। ये राजा को एक तरह से गलतियों से परे बना देता था। अभी तक हमने जितनी भी सिद्धांत देखे, शक्ति, परिवार, ईश्वर, उन सब में ऐसा लगता है कि राज्य लोगों पर थोपा गया था। क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि नहीं, लोगों ने खुद अपनी मर्जी से इसे बनाया? और यही सबसे क्रांतिकारी विचार था, जिसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये कहता है कि राज्य न तो ईश्वर की देन है, न शक्ति का परिणाम, बल्कि ये हम इंसानों द्वारा आपसी सहमति से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। इसमें तीन विचारकों की तीन बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। चलिए उन कहानियों को सुनते हैं। पहली कहानी है इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स की। वे कल्पना करते हैं कि जब राज्य नहीं था तो इंसानी जीवन कैसा था। उनके अनुसार वो सबका सबके खिलाफ युद्ध का दौर था। जीवन अकेला, गरीब, घिनौना, जंगली और छोटा था। इस नर्क जैसी स्थिति से बचने के लिए लोगों ने एक समझौता किया। उन्होंने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे अधिकार एक ताकतवर राजा को सौंपते हैं। दूसरी कहानी आती है जॉन लॉक की। वे ज्यादा आशावादी थे। वे कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था उतनी बुरी नहीं थी। लोगों के पास 3 प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई पुलिस या अदालत नहीं थी। इसलिए लोगों ने समझौता करके एक सीमित सरकार बनाई, जिसका एकमात्र काम इन 3 अधिकारों की रक्षा करना था। और अगर सरकार ये काम ना करे तो लोगों को उसे बदलने का भी हक था। ये तो आधुनिक लोकतंत्र की नींव जैसा लगता है। हॉब्स का निरंकुश शासक और लॉक की सीमित सरकार। और तीसरे विचारक रूसो, उनकी कहानी क्या है? रूसो की कहानी इन दोनों से भी अलग है। वे कहते हैं कि लोगों ने समझौता किसी राजा या सरकार के लिए नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ किया, ताकि एक ऐसा समाज बना सकें जो सबकी भलाई के लिए काम करे। उन्होंने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का विचार दिया। सामान्य इच्छा का क्या मतलब है? ये सबकी इच्छा से अलग है। सबकी इच्छा तो बस हर व्यक्ति के निजी स्वार्थों का जोड़ है, लेकिन सामान्य इच्छा वो है जो पूरे समाज की भलाई के लिए हो। रूसों के लिए असली मालिक हमेशा जनता ही रहती है। तो हॉब्स को एक डंडे वाला चौकीदार चाहिए,
लॉक को एक नियमों से बंधा रेफरी और रूसो चाहते हैं कि खिलाड़ी खुद ही मिलकर खेल चलाएं। 3 अलग-अलग समझौते, लेकिन ये सब कहानियां लगती हैं। क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो ज्यादा वैज्ञानिक हो? हाँ, और वही आज सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। यह कहता है कि राज्य का निर्माण किसी एक दिन, किसी एक कारण से नहीं हुआ। यह किसी समझौते का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, जैसे एक बीज से पौधा और फिर पेड़ बनता है। यानी राज्य बनाया नहीं गया, बल्कि ये खुद विकसित हुआ। ये क्रमिक विकास से जन्मी एक ऐतिहासिक संस्था है। इसके विकास में कई चीजों ने मिलकर योगदान दिया। इंसान का मिलजुल कर रहने का स्वभाव, खून के रिश्ते, धर्म का प्रभाव, शक्ति, आर्थिक जरूरतें और अंत में राजनीतिक चेतना। ये सबसे व्यवहारिक और तार्किक लगता है, लेकिन नोट्स में एक और दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये बाकी सबसे अलग कैसे है? ये पूरी कहानी को ही उलट देता है। अब तक के ज्यादातर सिद्धांत, चाहे वे जो भी कहें, राज्य को समाज के लिए जरूरी मानते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, उनके लिए राज्य की कहानी वर्ग संघर्ष की कहानी है। वर्ग संघर्ष? हाँ, वे मानते हैं कि जब निजी संपत्ति आई तो समाज 2 हिस्सों में बंट गया, जिनके पास संपत्ति थी यानी अमीर, और जिनके पास नहीं थी यानी गरीब। तब अमीर वर्ग ने अपनी संपत्ति की रक्षा करने और गरीब वर्ग का शोषण जारी रखने के लिए एक संस्था बनाई, जिसका नाम है राज्य। पुलिस, सेना, अदालतें, ये सब अमीर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हैं। तो उनके अनुसार एक लोकतांत्रिक राज्य भी सिर्फ एक दिखावा है, जो असल में अमीरों के लिए काम करता है। बिल्कुल। एंगल्स ने तो कहा था, राज्य अमीर वर्ग की मैनेजिंग कमेटी है, और वे मानते हैं कि जब साम्यवाद आएगा, वर्ग खत्म हो जाएंगे, तो शोषण के इस औजार की जरूरत ही नहीं बचेगी और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या मायने रखता है? हमने बहुत सारे विचार और सिद्धांत देख लिए हैं। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। जरूर। ये एक क्विक रिवीजन होगा। सबसे पहले राज्य की परिभाषा। हमने 3 बिल्कुल अलग नजरिए देखे। अरस्तु का अच्छे जीवन के लिए समुदाय, हीगल का ईश्वर का रूप और मार्क्स का शोषण की मशीन। फिर हमने राज्य के तत्व देखे, जहां हमने वो बेहतरीन ट्रिक सीखी, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की शरीर वाली ट्रिक। स्वामी सिर हैं, अमात्य आंखें हैं, और इसकी तुलना आधुनिक 4 तत्वों से की: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सबसे जरूरी संप्रभुता, जिसके लिए हमने 1947 से पहले के भारत का उदाहरण देखा। और आखिर में राज्य बना कैसे, इसकी अलग अलग उत्पत्ति की कहानियां। इसमें हमने कई कहानियां सुनी। शक्ति का सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, परिवार के सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, और फिर क्रांतिकारी सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें हमने हॉब्स, लॉक और रूसो की 3 अलग अलग दुनियाओं को समझा। और अंत में 2 सबसे आधुनिक सिद्धांत, सबसे मान्य विकासवादी सिद्धांत, जो कहता है कि राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ है, और बिल्कुल अलग मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो राज्य को वर्ग संघर्ष की पैदाइश मानता है। बिल्कुल। राज्य की अवधारणा पर ये एक शानदार और गहरी चर्चा थी। इस यूनिट में इतना ही। आगे की चर्चा अगली यूनिट में करेंगे। आज हम यूनिट 3 की गहराई में उतर रहे हैं। इसमें अध्याय 5 से 7 तक शामिल हैं। हाँ, और इसमें कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का मिशन क्या है? शक्ति, स्वतंत्रता, नारीवाद, संप्रभुता। ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं। हमारा काम है इन बड़े बड़े आइडियाज को खोलना, उन्हें आसान बनाना। बिल्कुल। हम कुछ कहानियों और मजेदार तरीकों से इन्हें समझेंगे, ताकि ये सिर्फ फैक्ट्स बनकर ना रह जाएं, बल्कि दिमाग में बैठ जाएं। और यही हमारा लक्ष्य है, इन जटिल विचारों की गुत्थियां सुलझाना, ताकि इनका असली मतलब सामने आ सके। तो फिर कहां से शुरू करें? मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है राज्य की शक्ति और व्यक्ति की आजादी के बीच का वो नाजुक संतुलन। हाँ, ये तो हर समाज की सबसे बड़ी कश्मकश है। एक तरफ राज्य है, मतलब शक्ति, और दूसरी तरफ है व्यक्ति, यानी स्वतंत्रता। ये एक तराजू के 2 पड़लों की तरह है। जरा सा भी इधर उधर हुआ और बैलेंस बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली। पावर के बिना तो अराजकता यानी एनर्की फैल जाएगी, लेकिन जब पावर एब्सोल्यूट हो जाती है तो वो लिबर्टी को ही निगल जाती है। इसी बैलेंस को समझने के लिए जिस सबसे जरूरी आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, वो है उदारवाद। उदारवाद, लिबरलिज्म। हाँ। ये शब्द, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लैटिन के लिबर
से आया है, बिल्कुल सही। जिसका मतलब है आजाद। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका शायद लिबर्टी शब्द को याद रखना है। लिबर्टी से लिबरलिज्म। सही पकड़ा। इसका कोर आइडिया यही है कि व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य तो बस एक टूल है, एक साधन है। और इस विचार के जनक है जॉन लॉक। हाँ, उनकी किताब टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से उदारवाद का फाउंडेशन मानी जाती है। अच्छा, तो इसे याद रखने की कोई ट्रिक? बिल्कुल, उनका नाम ही काफी है। सोचिए कि जॉन लॉक व्यक्ति के अधिकारों पर एक मजबूत ताला यानी लॉक लगा रहे हैं, ताकि राज्य उन्हें छीन ना सके। क्या बात है। हाँ, पहला था नकारात्मक उदारवाद यानी नेगेटिव लिबरलिज्म। ये 16वीं से 19वीं सदी तक चला। और ये क्या मानता था? ये मानता था कि राज्य एक जरूरी बुराई है। जरूरी क्योंकि उसके बिना कियोस हो जाएगा, और बुराई क्योंकि वो व्यक्ति की आजादी में दखल देता है। तो इसका मतलब राज्य का काम कम से कम होना चाहिए। हाँ, इसकी कल्पना एक नाइट वॉचमैन या रात्रि प्रहरी वाले राज्य की तरह करें। नाइट वॉचमैन मतलब? वॉचमैन का काम क्या है? बस बाहर पहरा देना, सुरक्षा देखना, शांति बनाए रखना। वो आपके घर के अंदर आकर ये नहीं बताता कि क्या पकाना है या क्या पहनना है। अच्छा अच्छा। इसी तरह ये राज्य भी अर्थव्यवस्था में कोई दखल नहीं देता था। ये वही लेज़े-फेयर वाली बात है, मतलब बाजार को अकेला छोड़ दो। बिल्कुल। इसके विचारक थे एडम स्मिथ, बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन इसका नतीजा तो भयानक हुआ होगा। अमीर और अमीर, गरीब और भी पिछड़ गए होंगे। और यही हुआ। इसी असमानता की प्रतिक्रिया में 20वीं सदी में एक नया विचार आया, सकारात्मक उदारवाद यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो अब राज्य जरूरी बुराई से जरूरी अच्छाई बन गया। सही। अब राज्य को जरूरी अच्छाई माना जाने लगा। तो अब नाइट वॉचमैन की जगह कौन आ गया? अब आ गया माली। माली? ये दिलचस्प है। एक अच्छा माली सिर्फ पौधे को दूर से देखता नहीं, बल्कि उसके आसपास उगी खरपतवार यानी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी जैसी बाधाओं को भी हटाता है, ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके। इसी सोच से लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का जन्म हुआ। और इसके जनक थे T.H. ग्रीन। जी। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य ने हरी मतलब ग्रीन झंडी दिखा दी। ये बढ़िया तरीका है। लेकिन फिर 1970 के बाद एक और बदलाव आया। नव उदारवाद। हाँ, नियो लिबरलिज्म। ये एक तरह से नकारात्मक उदारवाद की वापसी थी। इसने फिर से मुक्त बाजार और कम से कम सरकारी हस्तक्षेप की बात की। ब्रिटेन में थैचरवाद और अमेरिका में रेगनवाद इसी के रूप थे। बिल्कुल। तो उदारवाद ने तो राज्य को सीमित करने की बात की, पर कुछ विचारक इससे भी एक कदम आगे चले गए। और यहीं से जन्म हुआ अराजकतावाद का, एनार्किज्म। हाँ। ये तो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। इनका मानना है कि इंसान स्वभाव से अच्छा है, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस, सेना या सरकार की जरूरत ही नहीं है। विलियम गॉडविन इसके जनक माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। और फिर इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है अधिनायकवाद और फांसीवाद, फैशिज्म, जहां राज्य ही सब कुछ है और व्यक्ति कुछ भी नहीं। इसकी शुरुआत इटली में मुसोलिनी ने 1919 में की। हाँ, और फांसीवाद शब्द इटालियन फाशियो से आया है, जिसका मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर। बिल्कुल। इसकी कहानी भी यही है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, पर लकड़ियों के एक पूरे गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये एकता और राज्य की शक्ति का प्रतीक था। सही। उनका नारा ही था, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं। ये उग्र राष्ट्रवाद और युद्ध के समर्थक थे। और इसी का एक रूप था जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, जिसकी किताब थी मेन काम्फ मतलब मेरा संघर्ष। चलिए अब नारीवाद पर आते हैं, फेमिनिज्म। इसका लक्ष्य सिर्फ महिलाओं के अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाना है जहां लैंगिक समानता हो और पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म हो। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में मताधिकार और शिक्षा के संघर्ष से हुई। और कुछ किताबें इस आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। हाँ, जैसे 1792 में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसे पहली आधुनिक नारीवादी कृति माना जाता है। इसे याद रखने का कोई तरीका? दीवार मतलब वॉलस्टोन क्राफ्ट खड़ी कर दी। अरे वाह, वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद एक और किताब आई जिसने दुनिया को हिला दिया। 1949 में सिमोन द बोववार की द सेकंड सेक्स। और उनका वो मशहूर कथन, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है
कि समाज कैसे महिलाओं को एक खास सांचे में ढालता है। तो बुवार कहती हैं कि इस प्रक्रिया के प्रति बी अवेयर रहो। बुवार से बी अवेयर ये भी अच्छा है। फिर 1963 में बेटी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टीक आई। और भारत की बात करें तो भारत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे सुधारकों ने बहुत काम किया। और भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ किसे माना जाता है? वो माना जाता है ताराबाई शिंदे की किताब स्त्री पुरुष तुलना को, जो 1882 में लिखी गई थी। और हमारा संविधान भी अनुच्छेद 14, 15, 39D और 42 के जरिए समानता को सुनिश्चित करता है। चलिए अब इस यूनिट के आखिरी और शायद सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये शब्द लैटिन के सुपरैनस से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च या सुप्रीम। इसे याद रखने का भी कोई आसान तरीका ये है? है ना, इसे सुपरमैन से याद रखें। जैसे सुपरमैन सबसे शक्तिशाली है, वैसे ही संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। अच्छा, तो ये वो शक्ति है जो राज्य को अपने आंतरिक मामलों में सबसे ऊपर और बाहरी नियंत्रण से आजाद बनाती है। और इसके जनक हैं जीन बोडेन, जिनकी किताब है 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में 1648 की वेस्टफेलिया की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसे एक कहानी की तरह समझिए। इस संधि से पहले यूरोप के राजाओं पर पोप यानी धार्मिक सत्ता का बहुत नियंत्रण था। अच्छा। इस संधि ने कहा, अब से राजा अपने राज्य का मालिक है, कोई बाहरी शक्ति दखल नहीं देगी। और यहीं से आधुनिक राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। बिल्कुल। संप्रभुता के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला कौन सा है? पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत, मोनिस्टिक थियरी। इसके प्रतिपादक थे जॉन ऑस्टिन। मोनिस्टिक मतलब मोनोसिप, जिसका मतलब है एक। सही। ऑस्टिन कहते हैं कि शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है और संप्रभु का आदेश ही कानून है। और दूसरा सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत होगा। हाँ, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत यानी प्लूरलिस्ट थियरी। लास्की और मैकाइवर जैसे विचारक मानते हैं कि शक्ति बंटी हुई है। प्लूरल मतलब अनेक। बिल्कुल। इनके अनुसार राज्य ही एकमात्र संस्था नहीं है, परिवार, चर्च और यूनियन जैसी कई संस्थाओं में शक्ति होती है। अच्छा, संप्रभुता के कुछ प्रकार भी तो हैं? हाँ, जैसे नाम मात्र बनाम वास्तविक। ब्रिटेन की रानी नाम मात्र की संप्रभु है, पर असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। और वैसे ही कानूनी बनाम राजनीतिक। संसद कानूनी तौर पर संप्रभु है, पर असली राजनीतिक शक्ति तो जनता यानी मतदाताओं के पास है। और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया, जिसका मतलब है कि सत्ता का असली स्रोत हमेशा जनता ही होती है। ठीक है, तो सब कुछ समेटने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। हमने शुरू किया था शक्ति और स्वतंत्रता के संतुलन से। फिर हमने उदारवाद को समझा, जिसके जनक हैं जॉन लॉक, जो अधिकारों पर ताला लगाते हैं। हमने राज्य के दो रूप देखे, एक नाइट वॉचमैन जो है नकारात्मक उदारवाद, और दूसरा एक माली जो है सकारात्मक उदारवाद। फिर फांसीवाद यानी लकड़ी का गट्ठर जो एकता का प्रतीक है। इसके बाद नारीवाद, जिसमें सिमोन दे बुवार का कथन है, स्त्री बना दी जाती है। और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की अधिकारों की पत्थर की दीवार। और अंत में संप्रभुता यानी राज्य की सुपरमैन जैसी सर्वोच्च शक्ति, जिसकी नींव वेस्टफेलिया की संधि ने रखी। और ऑस्टिन का एक शक्ति का सिद्धांत मतलब अद्वैतवाद, और लास्की का अनेक शक्तियों का सिद्धांत यानी बहुलवाद। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी यूनिट 3 की गहन पड़ताल, जिसमें हमने शक्ति से लेकर संप्रभुता तक के विचारों को समझा। उम्मीद है कि इन कहानियों और ट्रिक्स से ये अवधारणाएं अब और स्पष्ट हो गई होंगी। इस यूनिट में इतना ही, आगे की चर्चा अगली यूनिट में करेंगे। यूनिट 04 में आपका स्वागत है। चलिए आज के चर्चा यूनिट 4 के साथ शुरू करते हैं, जिसमें अध्याय 8 से 10 तक शामिल है। हम न्याय की गहरी और सदियों पुरानी अवधारणा से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि ये विचार कैसे एक कल्याणकारी राज्य की शक्ल लेता है, और आखिर में उस मशीनरी यानी सरकार को समझेंगे जो इन सब विचारों को हकीकत में बदलती है। और ये तीनों विषय असल में एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। अच्छा। हाँ, पहला हिस्सा है क्यों, मतलब एक समाज को न्यायपूर्ण क्यों होना चाहिए। दूसरा है क्या, यानी न्यायपूर्ण होने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए। और तीसरा हिस्सा होगा कैसे, मतलब ये सब करने के लिए सरकार का ढांचा कैसा हो। बिल्कुल।
तो ये एक सफर है, एक विकार के जन्म से लेकर उसके जमीन पर उतरने तक का। बहुत बढ़िया। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, न्याय। सोर्सेज बताते हैं कि ये शब्द लैटिन के जस से आया है, जिसका मतलब है जोड़ना या बांधना। तो क्या न्याय वो अदृश्य धागा है जो एक समाज को बिखरने से बचाता है? बिल्कुल। और इस धागे की बुनावट कैसी हो, इस पर हजारों साल से बहस चल रही है। प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में इसकी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश की है। इसे समझने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा की कल्पना कीजिए। प्लेटो का न्याय कहता है कि एक आदर्श समाज इस ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर संगीतकार को सिर्फ अपना वाद्य यंत्र बजाना है और पूरी लगन से बजाना है। हाँ, वायलिन वाला ड्रम बजाने की कोशिश न करे और ड्रमर वायलिन पर हाथ ना आजमाए। मतलब हर कोई अपना तय काम करे, अपना कर्तव्य निभाए और दूसरे के काम में दखल न दे। जब सब ऐसा करेंगे तो अपने आप एक सुरीला संगीत यानी एक न्यायपूर्ण समाज बन जाएगा। ये तो बड़ा सीधा, सरल और कर्तव्य आधारित विचार है। हाँ, ये पूरी तरह कर्तव्य पर आधारित है, लेकिन अरस्तु ने इसे थोड़ा बदला। उन्होंने कहा न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है। इसे आनुपातिक समानता कहते हैं। सही। और सेंट ऑगस्टाइन तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि न्याय के बिना राज्य और कुछ नहीं, बस चोरों का एक गिरोह है। सोची कितनी बड़ी बात है। बिना न्याय के शासन और संगठित लूट में कोई फर्क ही नहीं है। एकदम। और फिर आधुनिक युग में आकर जेरेमी बेंथम जैसे विचारकों ने इसे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख से जोड़ दिया। लेकिन मुझे हमेशा से जॉन रॉल्स का सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी लगता है, जो 1971 में उनकी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस से सामने आया। उनका वो अज्ञानता का आवरण वाला विचार थोड़ा पेचीदा है, उसे आसान बनाते हैं। जरूर। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, यानी एक मानसिक प्रयोग। कल्पना कीजिए कि हम सबको मिलकर एक नए समाज के नियम बनाने हैं, लेकिन एक शर्त है, हम सब एक अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। हमें नहीं पता कि इस नए समाज में हम कौन होंगे, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, किसी ऊंची जाति के या नीची जाति के, स्वस्थ या दिव्यांग। हमें अपनी कोई पहचान नहीं पता। अच्छा, तो अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं समाज में कहाँ होंगी, तो मैं ऐसे नियम तो हरगिज नहीं बनाऊंगी जो किसी एक समूह का पक्ष लें। क्या पता मैं खुद ही सबसे कमजोर समूह में पैदा हो जाऊं। सही पकड़ा। मैं तो ऐसे नियम बनाऊंगी जो हर किसी के लिए, खासकर सबसे बुरी हालत वाले इंसान के लिए भी सबसे ज्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष हो। बिल्कुल, यही रॉल्स के सिद्धांत का सार है। वो कहते हैं कि अज्ञान के इस पर्दे के पीछे हर तर्कसंगत इंसान दो सिद्धांतों पर पहुंचेगा। पहला, हर किसी को बराबर की बुनियादी स्वतंत्रता मिले, जैसे बोलने की आजादी, वोट देने का अधिकार वगैरह। हाँ, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरा सिद्धांत, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा सिद्धांत असमानता से जुड़ा है। रॉल्स कहते हैं कि समाज में आर्थिक या सामाजिक असमानता तभी जायज मानी जा सकती है जब वो दो शर्तें पूरी करें। पहली, वो पद और अवसर सबके लिए खुले हों, और दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि उस असमानता से समाज के सबसे कमजोर तबके का सबसे ज्यादा फायदा हो। सबसे ज्यादा फायदा, इसे भेदमूलक सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, है ना? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सीईओ का अरबों का बोनस तभी नैतिक रूप से सही है जब उसकी वजह से उसकी कंपनी के सबसे निचले कर्मचारी की जिंदगी बेहतर हो रही हो। ये तो आज की ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की सोच को सीधी चुनौती है। सीधी और बहुत बड़ी चुनौती। इसीलिए रॉल्स के आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत काबिलियत और मेहनत को हतोत्साहित करता है। लेकिन रॉल्स के समर्थक कहते हैं कि यही पूंजीवाद को नैतिक बनाने का एकमात्र तरीका है। सही। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज प्रोग्रेसिव टैक्स, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की सारी बहसें कहीं ना कहीं रॉल्स के इसी विचार से जुड़ी हैं। और हमारे भारतीय संविधान में न्याय की ये झलक कहाँ दिखती है? ये तो संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना से ही शुरू हो जाती है। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो वादा है, वो रूस की क्रांति से प्रेरित एक बहुत बड़ा संकल्प है। फिर मौलिक अधिकारों में समानता, मतलब अनुच्छेद 14 से 18, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ये सब सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। और राजनीतिक न्याय? उसका सबसे बड़ा सबूत है अनुच्छेद 326, जो हर वयस्क को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देता है। तो हमने न्याय के क्यों को समझ लिया, लेकिन ये बड़े बड़े आदर्श जमीन पर कैसे उतरेंगे? राज्य को असल में करना क्या होगा? और मुझे लगता है यहीं से कहानी अध्याय 9 यानी सकारात्मक उदारवाद की तरफ मुड़ती है। एकदम सही ट्रांजिशन है। पहले एक सोच थी जिसे नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। उसका नारा था अहस्तक्षेप या लेज़े फेयर।
यानी सरकार दूर रहो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। हाँ, ये मानकर चला गया कि हर कोई आजाद है और बाजार अपने आप सब ठीक कर देगा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद पता चला कि ये सोच तो बड़ी खतरनाक थी। मिल मालिकों ने मजदूरों का भयंकर शोषण किया क्योंकि सरकार ने कोई दखल ही नहीं दिया। एक भूखे और एक अमीर व्यक्ति की आजादी बराबर कैसे हो सकती है? बिल्कुल यहीं पर सकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ। टी.एच. ग्रीन और लास्की जैसे विचारकों ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ बंधनों का अभाव नहीं है। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान को तैरने से कोई रोक नहीं रहा है, कोई बंधन नहीं है, ये हुई नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है। लेकिन उस इंसान को तैरना आता ही नहीं और आसपास कोई तालाब भी नहीं है, तो क्या वो सच में तैरने के लिए आजाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कागज पर आजाद है, हकीकत में नहीं। सकारात्मक उदारवाद यहीं आता है। वो कहता है कि राज्य का काम है उस इंसान को तैरने लायक बनाना, उसे तैरना सिखाना और एक तालाब मुहैया कराना। मतलब राज्य को कुछ करने की क्षमता देनी होगी। बिल्कुल। तो नकारात्मक स्वतंत्रता है फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी चीज से आजादी, और सकारात्मक स्वतंत्रता है फ्रीडम टू, यानी कुछ करने की आजादी। इसी सोच ने राज्य को आवश्यक बुराई से जन कल्याण का साधन बना दिया। और इसी से कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का विचार निकला। और इसके साथ सर विलियम बेवरेज का नाम जुड़ा है और उनकी 1942 की रिपोर्ट, उसमें 5 दैत्यों का जिक्र है। ये 5 जायंट्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा मजेदार लगा। हाँ, ये किसी सरकारी रिपोर्ट जैसा नहीं बल्कि किसी कहानी जैसा लगता है। सही बात है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली तरीका था अपनी बात कहने का। बेवरेज ने कहा कि ब्रिटिश समाज पर 5 दैत्यों का हमला है जिनसे हमें लड़ना है। ये 5 दैत्य थे। पहला अभाव यानी गरीबी, वांट। दूसरा रोग यानी डिजीज, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा अज्ञानता इग्नोरेंस यानी शिक्षा की कमी, चौथा दरिद्रता मतलब स्क्वॉलर यानी गंदे और खराब घर, और पांचवा बेकारी आइडलनेस यानी बेरोजगारी। ये तो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो कल्याणकारी राज्य का काम इन 5 दैत्यों से लड़ने वाली एक सेना तैयार करना है। बिल्कुल। और भारत के संविधान निर्माताओं के मन में भी यही सपना था। संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीएसपी। हाँ, डीएसपी इसी कल्याणकारी राज्य का घोषणा पत्र है। अनुच्छेद 38 साफ कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। अनुच्छेद 21 काम, शिक्षा और बुढ़ापे बीमारी में सरकारी सहायता की बात करता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये सारे तत्व गैर न्याय संगत हैं। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो हम अदालत नहीं जा सकते। तो फिर ये सिर्फ अच्छे विचार या नैतिक सलाह बनकर नहीं रह जाते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, आप इन्हें अदालत में लागू नहीं करवा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि ये शासन के लिए मौलिक हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि ये देश को चलाने के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक तरह का मॉरल कंपस हैं। सरकारें चुनाव में इन्हीं वादों पर वोट मांगती हैं और इन्हीं के आधार पर उनका कामकाज परखा जाता है। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमने न्याय का क्यों और कल्याणकारी राज्य का क्या दोनों समझ लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर, कैसे ये सब करेगा कौन। और यहाँ हम अध्याय 10 यानी सरकार पर आते हैं। अक्सर लोग राज्य और सरकार को एक ही समझ लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? देखिए, राज्य एक अमूर्त, एक स्थायी विचार है। जैसे भारत एक देश है, सरकार उसका ठोस भौतिक रूप है जो उस विचार को चलाती है। अच्छा, मतलब सरकारें आती जाती रहती हैं पर राज्य बना रहता है? एकदम। जैसा कि विचारक गार्डर ने कहा था, सरकार वो एजेंसी या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा तैयार और लागू की जाती है। और इस मशीन के 3 मुख्य पुर्जे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हें इनके काम से याद रखना सबसे आसान है। विधायिका यानी लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। ठीक है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। और न्यायपालिका जुडिशरी का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना और ये देखना कि सब उनका पालन करें, जज करना। और इन पुर्जों को जोड़ने के तरीके के आधार पर सरकारें अलग-अलग तरह की होती हैं, जैसे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। हाँ, ये कार्यपालिका और विधायिका के रिश्ते पर निर्भर करता है। संसदात्मक व्यवस्था में, जो भारत और ब्रिटेन में है, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री विधायिका यानी संसद में से ही चुने जाते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं।
अगर संसद का भरोसा खो दिया तो सरकार गिर जाएगी। सही। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है और वो संसद मतलब कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता। वो अपनी टीम खुद चुनता है और वो संसद के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होते। मतलब दोनों के बीच एक मजबूत दीवार होती है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा वर्गीकरण शक्तियों के बंटवारे पर है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम, जैसे ब्रिटेन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। और संघात्मक? संघात्मक या फेडरल सिस्टम, जैसे भारत और अमेरिका में, संविधान खुद शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच करता है। कोई किसी की शक्तियां छीन नहीं सकता। संघ का मतलब ही है साथ आना या मेल। हाँ, जहां केंद्र और राज्य मिलकर शासन करते हैं। और इसी से जुड़ा है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। द स्पिरिट ऑफ लॉज। हाँ, उनकी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में उनका तर्क था कि अगर कानून बनाने, लागू करने और न्याय करने की शक्ति एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में आ गई तो तानाशाही तय है। इसलिए इन तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन क्या भारत में ये सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है? यहाँ तो कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है। आपने सही पकड़ा। भारत में अमेरिका की तरह शक्तियों का कठोर बंटवारा नहीं है। यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम है। लेकिन इस सिद्धांत की आत्मा जरूर मौजूद है, खासकर अनुच्छेद 50 में, जो कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम का एक सुरक्षा बाल्व है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है? ये न्यायपालिका की वो ब्रह्मास्त्र शक्ति है जिससे वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की जांच करती है। अगर कोई कानून या आदेश संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे शून्य यानी अवैध घोषित कर सकती है। तो ये संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। एकदम। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ें अमेरिका में हैं। 1803 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस मार्बुरी बनाम मेडिसन से मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने इस सिद्धांत को स्थापित किया। और भारत में? भारत में संविधान ने खुद अनुच्छेद 13, 32 और 226 के जरिए न्यायपालिका को ये शक्ति दी है। ये लोकतंत्र का एक तरह से गार्डियन एंजल है। वाह। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से तेजी से देख लेते हैं। हमने शुरुआत की न्याय के मूलभूत सवाल से, जहां हमने प्लेटो के कर्तव्य आधारित ऑर्केस्ट्रा से लेकर जॉन रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे वाले क्रांतिकारी विचार को समझा। फिर हमने देखा कि इस न्याय के विचार को जमीन पर उतारने के लिए राज्य की भूमिका कैसे बदली। नकारात्मक उदारवाद के दूर रहो वाले रवैये से हम सकारात्मक उदारवाद तक पहुंचे, जहां राज्य एक मददगार की भूमिका में आता है। और इसी से कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ, जो सर विलियम बेवरेज के 5 दैत्यों गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेरोजगारी से लड़ता है। और अंत में हमने उस मशीनरी को देखा जो ये सब करती है, यानी सरकार। हमने उसके 3 अंगों, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और एकात्मक, संघात्मक जैसे ढांचों को समझा और शक्ति पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा जैसे सुरक्षा वाल्वों की अहमियत को जाना। तो कुल मिलाकर इस चर्चा में हमने एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की वैचारिक नींव, उसके नैतिक लक्ष्यों और उसे चलाने वाले व्यवहारिक ढांचे, तीनों को एक साथ जोड़कर देखा है। इस यूनिट में इतना ही। आगे की चर्चा अगली यूनिट में करेंगे। नमस्कार। आज हम अपनी आखिरी यूनिट 5 पर बात करने वाले हैं, जिसमें अध्याय 11 से 13 तक शामिल है। बिल्कुल। और आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम एक तरह से लोकतंत्र की पूरी मशीनरी को समझने जा रहे हैं। हाँ, मतलब पर्दे के पीछे कौन है, कौन से खिलाड़ी हैं और वो किन नियमों से खेलते हैं। एकदम। तो हम राजनीतिक दलों को समझेंगे, फिर दबाव समूहों की भूमिका देखेंगे और आखिर में उस नियम पुस्तिका पर बात करेंगे जो सब कुछ तय करती है, यानी संविधान। चलिए तो फिर मशीनरी के सबसे जरूरी पुर्जे से शुरू करते हैं। अध्याय 11, राजनीतिक दल। सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि पार्टी शब्द लैटिन के पार्टिरे से आया है। हाँ, जिसका मतलब है विभाजन। यही तो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या राजनीतिक दलों का काम समाज को बांटना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शाब्दिक अर्थ तो यही है, पर इसका मतलब समाज में दरार डालना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब ये है कि कोई भी समाज एक जैसा नहीं सोचता है ना। अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। हाँ, वो तो है। तो राजनीतिक दल इन्हीं अलग अलग हिस्सों या विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका लक्ष्य होता है संवैधानिक तरीके से सत्ता पाना, ताकि वो अपनी नीतियां लागू कर सके। अच्छा,
तो ये विभाजन नहीं बल्कि समाज के वैचारिक प्रतिनिधित्व की बात है। ठीक है। सोर्स में 4 तरह के दलों का जिक्र है: प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और कट्टरपंथी। ये नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल। चलिए इन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। बताइए। मान लीजिए कि देश एक कार है, ठीक है, देश एक कार है। तो पहले हैं प्रतिक्रियावादी। ये वो ड्राइवर हैं जो कहते हैं अरे पुराने दिन ही अच्छे थे और कार में रिवर्स गियर लगाकर पीछे जाना चाहते हैं। मतलब अतीत को वापस लाना चाहते हैं। एकदम। दूसरे हैं रूढ़िवादी। ये कहते हैं गाड़ी जहां है बिल्कुल ठीक है, इसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, मतलब यथास्थिति बनाए रखना। स्टेटस को। सही। तीसरे हैं उदारवादी। वो कहते हैं गाड़ी अच्छी है पर इसकी सर्विसिंग करवा लेते हैं, कुछ सुधार कर लेते हैं ताकि ये और बेहतर चले। यानी व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार। हाँ। और चौथे हैं कट्टरपंथी। ये कहते हैं ये गाड़ी कबाड़ हो चुकी है, इसे बेच के एक बिल्कुल नई आधुनिक कार खरीदते हैं। वाह, मतलब पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना। ये कार वाली कहानी तो शानदार है। रिवर्स, पार्क, सर्विसिंग और नई कार। इससे ये चारों हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विभाजन है वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी। ये शब्द हम रोज खबरों में सुनते हैं। हाँ, देखिए वामपंथी विचारधारा का जो मुख्य ध्यान है वो समाज के गरीब और मजदूर तबके पर होता है। वो आर्थिक समानता की बात करते हैं, जैसे भारत में सीपीआई, सीपीआईएम। बिल्कुल। वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा में राष्ट्रवाद, परंपरा और मुक्त बाजार पर जोर होता है। ये मानते हैं कि सरकार का काम एक रेफरी की तरह होना चाहिए, व्यापार में दखल देना नहीं। और मध्यमार्गी? वो जैसा कि नाम से ही साफ है, बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसमें दोनों विचारधाराओं का एक तरह से मिश्रण होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी की नीतियों में दिखता है। ठीक है, ये विचारधारा तो समझ आ गई। हाँ। पर भारत में कोई दल खुद को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल कैसे कहला सकता है? भारत निर्वाचन आयोग की शर्तें थोड़ी पेचीदा लगती हैं। हाँ, वो प्रतिशत और सीटों का खेल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर मेरे पास इसके लिए कुछ मजेदार नंबर ट्रिक्स हैं। अच्छा। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए बस 3 जादुई नंबर सेट याद रखने हैं: 644, 23 और 4। 644, 23 और 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहला 644 मतलब पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिले और साथ ही लोकसभा में 4 सीटें। 6% वोट 4 राज्यों में और 4 सीटें। ठीक है। दूसरा है 2-3 मतलब लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें जो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीती हों। और तीसरा नंबर 4? वो सबसे आसान है। अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाए तो वो अपने आप राष्ट्रीय दल बन जाती है। वाह, ये तो सच में आसान हो गया। और अब राज्य स्तरीय दल के लिए भी ऐसी ही कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। उसके लिए विधानसभा के हिसाब से 6-2 या 3-3 याद रखिए। 6-2 या 3-3? पहली शर्त है 6-2, विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें। या फिर दूसरी शर्त है 3-3, विधानसभा में 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो। बात समझ में आ गई। ये नंबर ट्रिक्स वाकई काम के हैं। एक और रास्ता है जो 2011 में जोड़ा गया। अगर कोई पार्टी कुल वैध मतों का 8% हासिल कर ले तो भी उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है, चाहे सीट एक भी ना मिले। अच्छा, सोर्स में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और धारा 29A का भी जिक्र है। इनकी क्या भूमिका है? देखिए, अगर पार्टियां खिलाड़ी हैं तो ये अधिनियम मतलब आरपीए एक्ट खेल के नियमों की पूरी किताब है। अच्छा। और धारा 29A उस किताब का वो पन्ना है जो बताता है कि कोई नई टीम यानी नया दल रजिस्टर कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो हुई दलों की बात जो सीधे सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं। हाँ। पर कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो ड्राइवर नहीं बनना चाहते बल्कि जीपीएस की तरह उसे रास्ता दिखाना चाहते हैं, मतलब दबाव समूह। ये दलों से अलग कैसे हैं? आपने खुद ही सबसे बड़ा अंतर बता दिया, ड्राइवर बनाम जीपीएस, यही इनकी पहचान है। ये तो अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। राजनीतिक दल का लक्ष्य है सरकार बनाना, दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार बनाना नहीं बल्कि सरकार पर दबाव डालकर अपनी पसंद की नीतियां बनवाना। वो चुनाव नहीं लड़ते। बिल्कुल, उनका काम अपने खास हितों की रक्षा करना है, चाहे वो व्यापारियों के हों, किसानों के हों या फिर पर्यावरण के। और ये दबाव बनाते कैसे हैं? सोर्स में लॉबिंग का जिक्र है।
लॉबिंग इनका एक बहुत ताकतवर औजार है। इसका सीधा मतलब है नीति निर्माताओं से मिलकर उन्हें अपनी बात के लिए राजी करना। इसके अलावा भारत में हम इन्हें अक्सर धरना प्रदर्शन, मीडिया में अभियान चलाते और यहाँ तक कि जनहित याचिका यानी PIL के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हुए भी देखते हैं। सोर्स में ब्लॉन्डेल के वर्गीकरण की भी बात है। सामुदायिक और संघात्मक, ये क्या है? ये समूहों की बनावट पर आधारित है। इसे आसान बनाते हैं। सामुदायिक समूह वो हैं जिनकी सदस्यता जन्म पर आधारित है, जैसे कोई जातिगत संगठन। मतलब आप इन्हें चुनते नहीं, आप इनमें पैदा होते हैं। हाँ, वहीं संघात्मक समूह साझा हितों के लिए बनाए जाते हैं और लोग अपनी मर्जी से इनमें शामिल होते हैं। जैसे डॉक्टर्स का एसोसिएशन। एकदम सही। और इसके भी दो हिस्से हैं। एक है संरक्षणात्मक, जो अपने सदस्यों के पेशेवर हितों की रक्षा करता है, जैसे फिक्की व्यापारियों के लिए। और दूसरा है उत्थानात्मक, जो किसी एक समूह के लिए नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक मकसद के लिए काम करता है, जैसे कोई मानवाधिकार संगठन या पर्यावरण के लिए काम करने वाला ग्रीन पीस। फिक्की का नाम आया तो मुझे 2 तारीखें याद आई, फिक्की 1927 और एसोचैम 1920। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन पहले बना। इसके लिए भी एक कहानी है, सुनाइए। सोचिए, 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 1920 में व्यापारियों ने सोचा कि हमें एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। इस तरह एसोचैम बना। अच्छा, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल। हाँ, फिर उन्हें लगा कि सिर्फ जुड़ना काफी नहीं है, हमें एक महासंघ, एक फेडरेशन बनाना होगा। तो 7 साल बाद 1927 में उन्होंने फिक्की बनाया। तो क्रम सीधा है, 1920 में एसोसिएशन और 1927 में फेडरेशन। अब ये कभी नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमने खिलाड़ियों और सलाहकारों की बात कर ली, पर वो नियम पुस्तिका क्या है जो इस पूरे खेल को नियंत्रित करती है? यहां आता है अध्याय 13, संविधान और संविधानवाद। हाँ, ये सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। और यहीं पर लोकतंत्र की असली आत्मा छुपी है। देखिए, संविधान को आप एक ढांचा या नियम पुस्तिका कह सकते हैं, एक दस्तावेज जो बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन संविधानवाद सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि उस ढांचे के पीछे की विचारधारा है। यह एक सिद्धांत है जो कहता है कि सरकार की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। मतलब सरकार पर भी कोई सीमा होनी चाहिए। एकदम। इसका मूल मंत्र है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी देश में संविधान की किताब तो हो सकती है, पर संविधानवाद की भावना ना हो। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। सोचिए, कोई तानाशाही दस्तावेज लिखवा दे जिसका नाम संविधान हो और उसमें लिख दे कि राजा जो भी कहेगा वही कानून होगा। तो वहां संविधान तो है, पर संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहां सरकार पर कोई सीमा नहीं है। संविधानवाद वही है जहां संविधान सरकार को सिर्फ शक्ति नहीं देता, बल्कि उसकी शक्तियों पर लगाम भी लगाता है। तो भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो सरकार पर ये लगाम लगाती हैं? कई हैं। चलिए, सीमित सरकार के चश्मे से कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। हाँ। अनुच्छेद 13 कहता है, कानून ही बॉस है, यानी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करे। ये तो संसद की शक्ति पर सीधी लगाम हो गई। बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 14, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, मतलब सरकार मनमानी नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 हमारा सुरक्षा कवच है। अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कार्यपालिका की मनमानी पर सबसे बड़ा अंकुश है। और एक शक्तियों के बंटवारे की भी बात है ना? हाँ, अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से आजाद रखता है ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। और इन सबसे ऊपर है मूल ढांचे का सिद्धांत, जो कहता है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, पर उसके मूल चरित्र को नष्ट नहीं कर सकती। एकदम सही। ये सरकार की शक्ति पर सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। जब हमने इन तीनों हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। इन सब का निचोड़ 3 हिस्सों में है। बताइए। पहला, राजनीतिक दल। ये लोकतंत्र की गाड़ी के ड्राइवर हैं। इनके प्रकारों के लिए कार वाली कहानी याद रखें। प्रतिक्रियावादी रिवर्स, रूढ़िवादी पाक, उदारवादी सर्विसिंग और कट्टरपंथी नई कार। हाँ, और राष्ट्रीय दल बनने के लिए जादुई नंबर 6, 4, 4, 2, 3 और 4। बहुत बढ़िया।
दूसरा, दबाव समूह। ये ड्राइवर नहीं बल्कि जीपीएस है जो बाहर से रास्ता बताते हैं। और व्यापारियों के समूहों के लिए याद रखना है कि 1920 में एसोसिएशन एसोचैम और 1927 में फेडरेशन फिक्की बना। एकदम। और तीसरा, संविधान और संविधानवाद। संविधान ढांचा है और संविधानवाद वो विचारधारा है जो सरकार पर सीमा लगाती है। और इसके रखवाले हैं अनुच्छेद 13, 14, 32 और मूल ढांचे का सिद्धांत। बिल्कुल। और इसी के साथ हमने अध्याय 11, 12 और 13 के मुख्य बिंदुओं को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें याद रखने के कुछ मजेदार तरीके भी सीख लिए। हाँ, ये दल, समूह और संवैधानिक सीमाएं ये किसी भी आधुनिक लोकतंत्र को समझने की बुनियादी ईंटें हैं। हमारी सभी यूनिट पूर्ण हो गई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।